अपने चचेरे भाई को अपना प्रतिद्वंद्वी चुना। यह आदमी आत्मसंतुष्ट दिख रहा था। मेरे पिता सेक्ट लीडर की निजी आत्मा तलवार और एक बॉडी आर्मर रोप पहने हुए था, जिसे मेरी बहन ने 1 लाख आत्मा पत्थरों से खरीदा था। मैच से ठीक पहले उसने एक गोली खाई जो मेरी माँ ने खुद से रिफाइन की थी, और उसकी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत मिड गोल्डन कोर तक बढ़ गई। मैंने उसके चेहरे पर वो घमंडी भाव देखा, और मैं अपनी माँ की उस बात को याद किए बिना नहीं रह सका जो मैंने जाने से पहले मुझसे कही थी। शियाओन को ये सब देने के लिए मुझे दोष मत दो, वो हमेशा से प्रतिस्पर्धी रहा है। अगर वो तुमसे हार गया तो उसका दिल टूट जाएगा। मैं बस हंसा क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं जानता था। मेरी कल्टीवेशन पहले ही महायान स्टेज तक पहुंच चुकी थी। मेरे लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। चिनवान संप्रदाय के टूर्नामेंट के मुख्य मंच पर मेरे चचेरे भाई जंग शियाओ फैन मेरे सामने खड़े थे। उनके हाथ में जो तलवार थी वो मेरे पिता की थी, संप्रदाय के नेता की निजी बंधी हुई तलवार, जिसे जिडियन कहा जाता है। मेरे पिता ने उस तलवार को कभी अपने पास से नहीं जाने दिया, और फिर भी वो जंग शियाओ फैन के हाथ में थी। उन्होंने जो वस्त्र पहना था वो सुनहरा रेशमी कवच था, जिसे मेरी बहन लिन बिन्यू ने नीलामी में 1 लाख स्पिरिट स्टोन में खरीदा था। ब्लेड प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, पूरी डील। मेरी बहन ने सचमुच कहा कि केवल वही इसे पहनने का हकदार है जो सेक्स फ्यूचर होप हो। और मंच पर कदम रखने से ठीक पहले जंग शियाओन ने सबके सामने एक गोली निगल ली। वो गोली कुछ ऐसी थी जिसे मेरी माँ जंग शिन्याओ, एक जीवित चिकित्सक, ने अपने दिल से परिष्कृत किया था। एक गोली और एक बुनियादी चरण के साधक की शक्ति तुरंत मध्य सुनहरे कोर में पहुंच जाती है। मैं बचपन से ही एक भी पूरी गोली नहीं खा पाया था, यहाँ तक कि उसका एक टुकड़ा भी नहीं, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेरी तरह की प्रतिभा वाले व्यक्ति पर गोलियां बर्बाद करना बहुत कीमती है। इस बीच जांग शियाओन की प्रतिभा, यहाँ तक कि एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी ने भी उसे हरा दिया। 20 साल की मेहनत के बाद भी वो बुनियादी स्तर पर ही अटका हुआ था, लेकिन उस गोली के साथ उसके अंदर से एक झटके की तरह सुनहरी कोर ऊर्जा फूट पड़ी। जिस तरह से उसने मेरी तरफ देखा उसमें दया और क्रूरता झलक रही थी। उसके दिमाग में ये लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। मैंने स्टैंड में बैठे अपने परिवार की तरफ देखा। पिताजी शियाओन के हाथ में जिडियन तलवार को देख रहे थे और उनके चेहरे पर बड़ी संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मेरी बहन ने अपनी बाहें पार की हुई थी, नाक ऊपर थी। उसकी आंखें उस सुनहरे रेशमी कवच पर टिकी हुई थी जिस पर उसने 1 लाख आत्मा पत्थर खर्च किए थे। माँ जांग शियाओन को गर्मजोशी और गर्व से देख रही थी, जो अगली पीढ़ी के लिए आशा और प्रोत्साहन से भरी हुई थी। उनमें से किसी ने भी मेरी तरफ एक नजर भी नहीं डाली, और उस पल इस परिवार के लिए मेरी बची माइनस खुची उम्मीद भी टूट गई। उनमें से कोई नहीं जानता था कि 3 साल पहले मैं महायान स्टेज में पहुंच चुका था। शुरुआती घंटी बजी। जंग शियाओन ने पहला कदम बढ़ाया। चचेरे भाई, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उसके मुंह से शब्द निकलने से पहले ही उसकी तलवार मेरे चेहरे पर आ गिरी। मैं 1 इंच भी नहीं हिला। जब तलवार की नोक मेरी नाक से बमुश्किल आधा इंच दूर थी, मैंने बस अपना सिर झुकाया। तलवार मेरे बालों को छू गई, कुछ बाल जमीन पर गिर गए। जंग शियाओन स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसा वार किया। स्टैंड में मेरे पिताजी ने भौहें सिकोड़ी। वो स्पष्ट रूप से नाराज थे। मेरी बहन अभी भी अपनी बाहें पार किए हुए थी, आंखें घुमा रही थी जैसे कि मैं किस्मत वाला हूँ। जंग फैन जल्दी से संभल गया। वार चूक गया। कलाई का तेज झटका। तलवार बगल से आई, सीधे मेरी गर्दन पर लगी, इस बार और भी तेजी से, और मैं फिर भी नहीं हिला, बस थोड़ा पीछे झुक गया। बैंगनी रंग की तलवार की किरण मेरी नाक के पास से सीटी की तरह गुजरी। मैंने उसके हर एक कदम को खत्म करने का इंतजार किया, और फिर मैं फिर से सीधा खड़ा हो गया। जेंग शियाओ फैन का धैर्य जवाब दे रहा था। उसने बोलना बंद कर दिया और भी तेजी से आगे बढ़ा। पूरा मंच तलवारों की परछाइयों और ऊर्जा के टकराव के धुंधलेपन में बदल गया, जो एक हवाबंद जाल में बुन रहा था। मुझे उसके अंदर फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं बस उसके ठीक बीच में खड़ा हो गया। लहर आने पर चकमा देता था, किरण आने पर झुक जाता था। वो तेजी से आगे बढ़ा। मैं बस एक बाल की तरह तेजी से आगे बढ़ा, बस एक बाल की तरह। हर एक बार जानलेवा था, हर एक बार बाल की तरह चूक गया। देखने वाले सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं किस्मत वाला हूँ। भीड़ में मौजूद शिष्य कानाफूसी करने लगे। भाई लिन तियान किंग इस समय बहुत किस्मत वाला है ना? जुंग शियाओन का हर एक कदम जानलेवा था, और उसने उन सभी को चकमा दे दिया। मैंने अपने पिता को माँ से कहते सुना, देखो शियाओआन को, उसकी तलवारबाजी बहुत अच्छी हो गई है। सच कहूँ तो मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं खुद को जानता था। माँ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे पता है वो बच्चा बहुत आगे जाएगा। जिस तरह से उसने जंग शियाओआन को देखा वो एकदम गर्व की बात थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी, जैसे उसे लगा कि मैं बस एक अकड़ा हुआ आदमी हूँ जो वहाँ खड़ा होकर बचता ही रहता है, पूरे परिवार को शर्मिंदा करता है। मेरी बहन ने धीरे से उपहास किया, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मैं उसके हर शब्द को समझ गया। उसे शायद लगा कि जंग शियाओआन बस मजाक कर रहा है ताकि मुझे लगे कि मुझे मौका मिल गया है। मंच पर जंग शियाओआन पहले से ही जोर माइनस जोर से सांस ले रहा था। वो अपने शरीर में गोल्डन कोर एनर्जी भर रहा था। वो धुएं पर दौड़ रहा था और मुझे एक भी चोट नहीं लगी थी। उसकी आंखों में अहंकार आखिरकार हताशा में बदल गया। चचेरे भाई, क्या तुम बस यही कर सकते हो? बस भागो? मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, मैं बस तुम्हारी पूरी ताकत से दौड़ने का इंतजार कर रहा था। बस आखिरी बूंद आ गई। जंग शियाओन का चेहरा लाल हो गया, टमाटर की तरह। वो दहाड़ा, पीछे हटा और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की आखिरी बूंद जिडियन में उड़ेल दी। तुमने यही चाहा था। तलवार से बैंगनी रोशनी निकली, इतनी तेज कि तुम उसे सीधे देख भी नहीं सकते थे। तलवार के सिरे पर विनाशकारी ऊर्जा की लहर उठने लगी। वो मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। भीड़ दंग रह गई। मैंने दर्शकों की तरफ देखा। पिताजी, माँ, मेरी बहन, तीनों वहाँ बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, शांति से देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जिडियन की रोशनी बढ़ती जा रही थी, अंधा कर रही थी। उसके चारों ओर हवा घूम रही थी। वो कुचलती ऊर्जा हर चीज पर छा गई। जंग शियाओन चिल्ला रहा था, तलवार में खुद का आखिरी हिस्सा उड़ेल रहा था। आंखें लाल थी, चेहरा उत्साह से लाल था, जैसे वो पहले से ही कल्पना कर सकता था कि मेरा दिल टूट गया है और मेरी साधना हमेशा के लिए खत्म हो गई है। लिंटियन राजा, मैं तुम्हें खत्म कर रहा हूँ। तलवार उसके हाथ से छूटी और बैंगनी बिजली की तरह सीधे मेरे पेट से निकल गई, इतनी तेजी से कि उसके बाद कोई छवि नहीं रह गई, बस हवा में
में जलती हुई गर्मी की एक धधकती हुई लकीर थी। भीड़ पूरी तरह से पागल हो गई। मैं चीखें सुन सकता था, हे भगवान, जंगजान सचमुच जा रहा है। अगर वो गिर गया तो लिंटन किंग खत्म हो जाएगा, मर गया या अपंग हो गया। एसएसी नेता इसे क्यों नहीं रोक रहा है? लेकिन मेरी नजर उस आने वाली किरण से हटकर देखने की जगह के केंद्र पर चली गई। पिताजी अभी भी हमेशा की तरह शांत बैठे थे। हाथ में चाय का प्याला था, जरा भी नहीं हिला। उन्होंने एक ऐसे वार को देखा जो उनके अपने बेटे को अपंग कर सकता था। हवा में उड़ता हुआ और उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी उत्कृष्ट कृति की प्रशंसा कर रहे हों। माँ के मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। उसने मुझसे कहा कि जियाउन को शर्मिंदा न होने दूं। जाहिर तौर पर मुझे अपंग करना शांति बनाए रखने का उसका तरीका था। मेरी बहन बस ऊब गई थी, जैसे वो एक ऐसा शो देख रही हो जिसका उससे कोई लेना माइनस देना नहीं है। उसकी नजर में मुझे शायद बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। उस समय मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सुन, इन सब का क्या मतलब है? इस परिवार के लिए मेरी बची माइनस खुची उम्मीद भी उस तलवार की किरण के साथ ही टूट गई। जो भी हो, वो बैंगनी किरण, वो किरण जो किसी भी सुनहरे कोर वाले साधक को धूल में मिला सकती है, मेरी आंखों की पुतलियों में फैलती गई और बड़ी होती गई और मेरे करीब आती गई और मेरे करीब आती गई और वो मेरे वस्त्र को छूने वाली थी। और मैंने आखिरकार अपना दायां हाथ उठाया, धीरे माइनस धीरे और आराम से, जैसे मैं मक्खी को मार रहा हूँ। मैंने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को बढ़ाया और उस बैंगनी किरण के सिरे को हल्के से दबाया। समय एक पल के लिए रुक गया, फिर साबुन के बुलबुले की तरह फूट गया। जांग शावन की हर शक्ति से भरी वो बैंगनी किरण धुएं की तरह गायब हो गई, मेरी उंगलियों के बीच से गायब हो गई, बिना किसी निशान के। पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। आप एक पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। जांग शावन अभी भी अपने फॉलो माइनस थ्रू पोज में जमे हुए थे। उनका चेहरा ऐसा था जैसे उन्होंने अभी माइनस अभी कोई भूत देखा हो। भीड़ में हजारों शिष्य थे, उनमें से हर एक का जबड़ा फर्श पर था, आंखें खाने की प्लेट की तरह चौड़ी थी। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऊपर स्टैंड में मेरे पिता की चाय की प्याली हवा में जमी हुई थी। उसे पीना भूल गए, उसे नीचे रखना भूल गए। मेरी माँ के चेहरे पर मुस्कान जम गई। सच कहूँ तो ये बहुत ही मजेदार था। मेरी बहन की तलवार पर पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि उसकी पोरियां सफेद हो गई। मैंने अपना हाथ नीचे किया और जांग शियाओन को देखा, जो पूरी तरह से अचंभित था। फिर मैंने उसके हाथ में तलवार देखी, मेरे पिता की बंधी हुई धार। मैं तलवार की ओर मुड़ा और अपनी उंगली को झटका दिया। चट! वो आवाज बहुत सच्ची थी। मेरे पिता की धार की नोक से दरारों का एक जाल शुरू हुआ और पूरी लंबाई में फैल गया। प्रसिद्ध जिडियन ने कहा कि ये काले लोहे को काटता हुआ अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई सस्ता चीनी मिट्टी का टुकड़ा अभी टूटने वाला हो। और जांग शियाओन का चेहरा तलवार से भी ज्यादा पीला पड़ गया। धार से फेंकी गई ऊर्जा गार्ड के चारों ओर लिपट गई और सीधे उसके सीने में जा लगी। उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया जैसे पतंग की डोर टूट गई हो। वो हवा में एक दयनीय चाप बनाता हुआ 15 फीट दूर पत्थर के फर्श पर गिर पड़ा। धमाका! उसने उठने की कोशिश की, जमीन से आधा ऊपर उठा, फिर खांसते हुए मुंह में खून भर लिया। पत्थर के मंच पर लाल रंग बिखर गया। आप नजरें नहीं हटा सकते थे। पूरा अखाड़ा अब भी एकदम शांत था। मैं धीरे से उसके पास गया, नीचे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और पागलपन पूरी तरह से गायब हो गया था। जो बचा था वो था डर। मैं धीरे से बोला, लेकिन उस खामोशी में हर कोई हर शब्द सुन रहा था। मैं चला गया। मैंने उसकी तरफ फिर से नहीं देखा। मैं देखने वाले की तरफ मुड़ा। एक दशक से भी ज्यादा समय से जो बोझ मैं उठा रहा था वो उस एक कदम से धूल में मिल गया। मैंने सांस ली और बोला, मैं लिंटन किंग स्वेच्छा से चिंगुआन संप्रदाय के नेता के पद से हट रहा हूँ। ये एक बिजली की तरह था। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा कि उन्होंने गलत सुना है। मेरे पिताजी का चेहरा लाल हो गया, लगभग बैंगनी हो गया। वो खड़ा हुआ और मेरी तरफ इशारा करते हुए कांपता हुआ बोला, तुमने अभी क्या कहा? मैं रुका और फिर धीरे से बोला, कोमा साफ माइनस साफ पुन कोमा। हर एक शब्द हथौड़े की तरह लग रहा था। मैं चिनवान संप्रदाय छोड़ रहा हूँ। पूरे चिनवान संप्रदाय के चौक पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सब भड़क उठा। अफरा माइनस तफरी, घबराहट, कोलाहल। आखिरकार उसके पिता ने दहाड़ मारी, बदमाश, फिर से बोलो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। संप्रदाय के गुरु के अधिकार का हर एक हिस्सा गुस्से से भरा हुआ था। यान राजा, बकवास बंद करो। अभी जाकर अपने पिता से माफी मांगो। उसकी माँ भी घबरा गई। उसकी आवाज तीखी थी। उसकी बहन और भी जोर से चिल्लाई और अपनी तलवार म्यान से खींच ली। लिन, तियान राजा, क्या तुम पागल हो गए हो? इसे वापस ले लो। मैं बस मन ही मन हंसा। शब्द गिरे हुए पानी की तरह होते हैं, आप उन्हें वापस नहीं ला सकते। और इसके अलावा मैं इसे पूरे 10 सालों से अपने अंदर दबाए हुए था। मैंने उन्हें एक बार भी नहीं देखा। उनके हैरान, गुस्से में, अविश्वास से भरी सीढ़ियों के नीचे पूरे संप्रदाय के देखते हुए मैं मुड़ा। मैं एक खास दिशा में बढ़ने लगा। अपने क्वार्टर की ओर नहीं, संप्रदाय के द्वार की ओर नहीं, बल्कि धर्म ग्रंथों के मंडप की ओर। मेरे पीछे से मेरे पिता की दहाड़ सुनाई दी, जो दबाव से भरी थी। मेरी माँ की आवाज में आंसू थे, लेकिन मैं रुका नहीं, एक बार भी नहीं। जब तुम अपने प्यारे भतीजे को बिगाड़ने में व्यस्त थे, तब मैं कहाँ था? जब तुमने उसे संप्रदाय के हर बेहतरीन संसाधन सौंपे, तब मैं कहाँ था? उसने तुम्हारी दी हुई तलवार उठाई, तुम्हारे द्वारा खरीदा हुआ कवच पहना, तुम्हारे द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां खाई, और जब वो मेरी साधना वाहिनी को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, तब तुम कहाँ थे? अब तुम मुझे किस आधार पर रुकने के लिए कह रहे हो? धर्म ग्रंथों के मंडप में, जो चिंगशुआन संप्रदाय की सबसे पुरानी, सबसे शांत और सबसे अधिक अनदेखी की गई इमारत है। लेकिन मेरे लिए ये जगह घर थी। मैंने भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया और पुरानी किताबों, स्याही और चंदन की एक लहर एक साथ मुझ पर आ गिरी। जाना माइनस पहचाना, सुकून देने वाला। पवेलियन में अंधेरा था। ऊंची खिड़कियों से बस कुछ किरणें आ रही थीं, जो हवा में लंबे माइनस लंबे तिरछे स्तंभों में फैल रही थीं। आप रोशनी में उड़ते हुए हजारों छोटे माइनस छोटे धूल के कण देख सकते थे। और उसके साथ पहुंचने लगा। एल्डर याओ का हाथ फिर रुक गया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी धुंधली आंखें मेरे चेहरे को देख रही थीं। फिर वो मुस्कुराया। आह, तो अब तुम एक दुष्ट साधक हो। कोई संप्रदाय नहीं, कोई बंधन नहीं। अच्छा, दुष्ट साधक स्वतंत्र हैं, कोई जंजीर नहीं, कोई नियम नहीं। एल्डर याओ ने अपनी लगभग दांतहीन मुस्कान बिखेरी और कपड़ा नीचे रख दिया। उसने कुछ देर अपने कपड़े में झांका और एक काला टोकन निकाला। मुझे नहीं पता था कि वो किस चीज का बना है और मुझे दे दिया। टोकन मेरे हाथ में
में बर्फ की तरह ठंडा था। उस पर एक अजीब सा मुड़ा हुआ प्रतीक बना हुआ था जो किसी राक्षस के चेहरे जैसा लग रहा था। ये क्या है? मैंने पूछा। एल्डर याओ ने उसे मेरी हथेली में दबा दिया। यात्रा के पैसे? मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ धूल भरी किताबों की रखवाली में बिता दी, ज्यादा कुछ नहीं बचाऊंगा। जिस पल तुम्हारे पिता ने वो तलवार जांग शियाओन को दी, मुझे पता चल गया। एल्डर याओ ने कपड़ा वापस उठाया और बात करते हुए उसे पोंछते रहे। एक असली फिनिक्स मुर्गियों से भरे पिंजरे में ठूसा हुआ, इससे किसी का भी दम घुट सकता है। उसने मेरी तरफ देखा। तुम काफी देर से घुट रहे हो। बहुत देर से, इतनी देर से कि मैं लगभग भूल ही गया था। मुझे हमेशा से उड़ना था। याओ ने एक लंबी सांस छोड़ी, उनकी आवाज धीमी हो गई। तुम्हारी उम्र में अपने आप ही सब कुछ समझकर यहाँ तक पहुँचना और बात करने के लिए कोई नहीं।